पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, 2 पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि बुधवार देर रात कुछ लड़कों के साथ हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे अरमान मलिक ने सौरभ नाम के एक लड़के के साथ मारपीट की है। दरअसल सौरभ भी एक यूट्यूबर हैं और उस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर करने का आरोप है, जिससे नाराज होकर अरमान मलिक ने सौरभ के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की है। ये आरोप लग रहे हैं। ये मामला पुलिस तक पहुंचा है तो पुलिस ने दोनों पक्षों को रेल पुलिस चौकी बुलाया और पूछताछ की है। पूछताछ में अरमान मलिक ने बताया कि सौरभ ने अपने रोस्ट वीडियो में उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस ने घर में घुसकर गुंडागर्दी करने पर अरमान मलिक को कड़ी फटकार लगाई। तो देखिए, यूट्यूबर अरमान मलिक जो कि बिग बॉस में भी आए थे, अब इनके परिवार और इनके लिए एक रोस्ट वीडियो बनाया गया सौरभ नाम के शख्स के द्वारा और यूट्यूब पर डाला गया। जिसके बाद ये हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने उस सौरभ यूट्यूबर के साथ मारपीट की है, ये आरोप लगे हैं। लेकिन इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला देंगे। हरिद्वार से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हरिद्वार से पुलकित जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। पुलकित, ये मामला हैरान करने वाला है। मतलब अरमान मलिक सिर्फ मारपीट करने के लिए ही हरिद्वार आए, सौरभ नाम के शख्स के साथ बदला लेने के लिए ही हरिद्वार पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अगर पुलिस के मामले की बात करें, पुलिस के पक्ष की बात करें सबसे पहले इसमें, तो पुलिस का जो इसमें रवैया रहा है बड़ा ढीला रवैया रहा है, क्योंकि एक शख्स जो कि इतनी दूर से कुछ लड़कों के साथ में हरिद्वार पहुंचा और हरिद्वार के रहने वाले एक शख्स के साथ उसने घर में घुसकर मारपीट की, जिस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है और उस पर पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो जाहिर तौर पर इस पर पुलिस का एक ढीला रवैया है। पूरे विवाद की अगर बात करें तो पूरा विवाद ये रोस्ट वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस समय पर एक जो यूट्यूबर है वो एक दूसरे के खिलाफ रोस्ट वीडियो बनाते हैं और इसका काफी चलन इस समय पर चल रहा है। रोस्ट वीडियो से कई बार जो है झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, एक दूसरे को जो है कंप्लेन उनकी की जाती है, एक दूसरे के खिलाफ भरी बुरी बातें कही जाती है। लेकिन ये जो मामला है, जो हरिद्वार में जो घटना घटी है, वो मारपीट तक पहुंच गया। ना सिर्फ मारपीट तक पहुंच गया बल्कि कुछ लोगों ने बाहर से आकर एक शख्स के साथ घर में घुसकर मारपीट की, जैसा कि उसकी ओर से बताया जा रहा है। ये घटना जो है कल देर रात की है, जब ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का, जो इसका नाम सौरभ है और सौरभ भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि सौरभ ने कुछ अरमान मलिक के खिलाफ जो है रोस्ट वीडियो बनाई, जिसमें उसके परिवार के खिलाफ जो है कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई, अभद्र बातें कही गई, जिससे अरमान मलिक काफी नाराज था। और उसके बाद वो दिल्ली से कुछ लड़कों के साथ में यहाँ पर हरिद्वार पहुंचा और सिर्फ इसी काम के लिए, जैसा कि आपने बताया, सिर्फ मारपीट करने के लिए ही वो हरिद्वार में यहाँ पर पहुंचा था। और सीधे आकर कोई एक्शन नहीं लिया। जी, पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही मारपीट की जो बात है वो पुलिस तक पहुंची, चाहे वो पीड़ित पक्ष की ओर से बताई गई या जिस भी माध्यम से पुलिस के पास पहुंची, तो देर रात जो है पुलिस की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की रेल चौकी में ये काफी हाई वोल्टेज ड्रामा ये चलता रहा। काफी घंटे तक दोनों पक्षों को जो है वहां पर बैठा कर रखा गया और पुलिस की ओर से, जैसा कि चौकी इंचार्ज की ओर से बताया गया, दोनों पक्षों को कड़ी हिदायत दी गई है, कड़ी फटकार लगाई है, भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न की जाए। ऐसा भी बताया गया कि इस मामले को लेकर अरमान मलिक की ओर से चंडीगढ़ में पहले भी एक FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जब पहले से FIR दर्ज कराई गई है तो वीडियो के बाद, दूसरी वीडियो सामने आने के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दूसरे लड़कों के साथ हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई, यहाँ पर आकर मारपीट की गई, क्योंकि उनके परिवार को रोस्ट करने के लिए हर दिन वीडियोस अपलोड किए ही जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पुलकित। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हल्द्वानी से खबर है, जहां पर इन दिनों सड़कों को चौड़ा करने का काम जोरों से चल रहा है और कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज इस दौरान सड़कों के किनारे से हटाई जा रही हैं। साथ ही सरकारी और धार्मिक संपत्तियां भी अपनी जगह से हटाई जा रही हैं। इस बीच आपको बता देते हैं, शहर का सबसे प्रसिद्ध चर्चित मंदिर है कालू सिद्ध मंदिर, ये भी अपनी जगह से हटाया जाएगा। इसकी सारी सहमति संतों और प्रशासन के लोगों के बीच में पहले ही बन चुकी है। आज से मंदिर को अपनी पुरानी जगह से शिफ्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने मंदिर के लिए नई जगह चुनकर दे दी है, जहां पर मंदिर प्रबंधन आज से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर देगा। हालांकि जो नई जगह चुनी गई है वो भी कालाडूंगी चौराहे और मंदिर से चंद कदम की दूरी पर है। इस पर और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी।
जो कि लाइव हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, ये लोगों की आस्था, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। सड़क को चौड़ा करना है, तो ऐसे में देखिए कुछ फैसले जो बड़े लिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं बल्कि ये एक प्रसिद्ध मंदिर भी बीच में आ रहा है। तो आज जो ये कार्रवाई शुरू की जाएगी इस चर्चित मंदिर, जिसका जो कि कालू सिद्ध मंदिर के नाम से चर्चित है, इसको शिफ्ट करने की, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे दूसरे मंदिर में भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाएगी? देखिए, ये शहर का सबसे पुराना और चर्चित मंदिर है कालू सिद्ध मंदिर। और क्योंकि ये शहर के सबसे मुख्य चौराहे पर मौजूद है, कालाडूंगी चौराहा इसे कहते हैं। और यहाँ पर एक समय में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम्स भी यहाँ पर अपने दुआएं लेकर के पहुंचते थे, क्योंकि कई तरीके की मान्यताएं इस मंदिर को लेकर के हैं। कुछ लोग इसे कालू सिद्ध मंदिर कहते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के पुराने लोग हैं वो इसे कालू सैयद की मज़ार के नाम से भी समझते हैं, जानते हैं। और पुराने लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर मुस्लिम्स भी अपनी चादरें चढ़ाने के लिए आते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मंदिर आगे बढ़ा और फिर यहाँ पर मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां स्थापित होती चली गई, क्योंकि ये एक शहर का बॉटलनेक बन चुका था इलाका। यहाँ पर रोजाना जाम की समस्या इस मंदिर के कारण होती है। इसलिए जो है आनंद अखाड़ा इसके पूरे प्रबंधन का काम देखता है, और आनंद अखाड़े के संतों से जो है वो बात की थी प्रशासन के लोगों ने। और आनंद अखाड़े के जो महंत थे वो इस बात पर सहमत हो गए कि इस मंदिर को यहाँ से शिफ्ट किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण जाम लग रहा है। तो इस मंदिर के ठीक बगल में ही जगह देखी गई है जहां पर मंदिर कंस्ट्रक्शन अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। इसका भूमि पूजन कल हो चुका है, लेकिन आज से जो है मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी। ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है और इसकी शिफ्टिंग का लोग विरोध भी कर रहे थे। इसलिए प्रशासन ने एक बड़ी जो है एक तरीके से बड़ा हर्डल जो है वो पार कर लिया है सड़क को चौड़ा करने के पहले। ओके, शैलेंद्र जी की बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे आपको बताते हैं केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से कल हो चुकी है। अब उपचुनाव में करीब 59% का मतदान हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, केदारनाथ सीट पर 25,197 पुरुष मतदाता जबकि 28,329 महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केदारनाथ उपचुनाव में कुल 58.9% मतदान हुआ है। लगभग आप कह सकते हैं कि 59% का मतदान, जो कि अच्छा मतदान बताया जा रहा है। उपचुनाव के मुताबिक ये अच्छा आंकड़ा है। मतदान के बाद ज्यादातर पोलिंग पार्टियां वापस भी निकल गई, जबकि 7 पोलिंग पार्टी कल सुबह स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होंगे। पूरी विधानसभा में 173 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए थे। वोटिंग के बाद अब 23 नवंबर को इंतजार सबका खत्म हो जाएगा, जब ये देखा जाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन आपको बताएं कि ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला नतीजों के बाद ही होगा। बीजेपी की आशा नौटियाल यहां से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के मनोज रावत। केदारनाथ में अब नतीजों का इंतजार है। जो चुनाव हुए हैं, कल वोटिंग हुई है शांतिपूर्ण तरीके से, जिसके लिए अब शनिवार को नतीजे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे पर आने वाले दूसरे चुनाव और उसकी रणनीति टिकी हुई है। और केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगाया है। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है, और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपेगेंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं,
वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है, क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वहीं पोजीशन 2027 में होगी। वहीं आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहां जहां हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, पोलिंग बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन और रणनीति को तय करेगा और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आपको यहां बताएं कि पंचायतें 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। तो इधर साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस अब केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव पर फोकस करने वाली है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव पर है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने गुरुवार को निकायों से जुड़े प्रदेश भर के अपने विधायकों पदाधिकारियों की देहरादून में मीटिंग बुलाई है, जिसमें गुरुवार दिन भर जिलेवार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। देखिए, निकाय चुनाव ड्यू है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के हर समय तैयार है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो मुझे लग रहा है अब जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और दिसंबर में हम लोग चुनाव कराने की तैयारी में कल हम लोग बैठ रहे हैं और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय हैं और स्थानीय चुनाव हैं, उनको प्रचंड बहुमत से जीते, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे रिजल्ट दोबारा से उत्तराखंड में देगी। उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें 11 तो नगर निगम है। कांग्रेस का भी कहना है कि उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये तो बात हुई निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 27 नवंबर को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि 27 नवंबर के बाद पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। निकाय चुनाव होने के तत्काल बाद सियासी दल एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में उतर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार से खबर, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और नगर निगम ने लालबत्ती चौक के पास से अतिक्रमण हटाते हुए सब्जी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि लालबत्ती चौक के पास तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है, लेकिन गोखले मार्ग में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं इस मामले में नगर निगम का कहना है कि जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उन्हें दूसरी जगह वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने का विकल्प दिया जा रहा है। हम 22 तारीख से बिल्कुल बेरोजगार हैं और लगातार भाग ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई व्यवस्था दी जाए। हम तो शासन प्रशासन से ये चाह रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था दें कि जो हम अपने फल लगा के सब्जी का व्यापार कर सकें।
अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील दिवस के अवसर पर हम लोग भी आए हुए थे, लेकिन अभी भी हमें खाली आश्वासन दिया कि आप लोग कल मिलिए, परसों मिलिए, लेकिन हम रोज़ मिल ही रहे हैं। अब इन्होंने 22 तारीख को हटा दिया और अभी हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे और हम बेरोजगार घूम रहे हैं। गोखले मार्ग का तीव्र वहाँ कोई हटाने नहीं जा रहा और वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ ऐसे ही चल रहा है पूरा। वहाँ निकलना भी मुश्किल है, वहाँ गाड़ी तो पैदल चलाना मुश्किल है। उसमें कोई प्रशासन तो ये कह रहा है कि इधर लगा लो जी, जोन बना रखे, वहाँ चल जाओ, वहाँ हमारा काम कहाँ चलेगा बताइए। उनको हटाया इसलिए गया था क्योंकि वो कलेक्टिव डिसीजन था, उसमें एनएच और प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा कलेक्टिवली उसको हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी कंप्लेंट की जा रही थी, क्योंकि वो मार्ग में को बाधित भी कर रहे थे और अतिक्रमण की काफ़ी समस्या उस वजह से आ रही थी, इसीलिए हटाया गया। तो उनको अभी ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर जो वो 6-7 जगह जो पूर्व में चिन्हित की गई हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से अगर आप उस ऑप्शन को कोई ले सकते हैं, तो अगर आप वहाँ का चयन कर लेते तो वहाँ पर आपको नियमानुसार वहाँ पर आपको लाइसेंस बनाने की टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई। देखिए, भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया। हालात ये हैं कि स्कूल, हॉल, बसें, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम पड़ गए। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी से पहुंचे हुए यहां पर युवाओं के चलते सब कुछ ठप हो गया था। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही। टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के, और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ दो सुखबंदों को छोड़ रहा है, 2 बंदे 1 बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर 200 बंदों को एक बैग छोड़ रहा है, और दूसरी बात इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर। यहाँ एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं, और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। अगली खबर गढ़वाल से है, जहां पर गढ़वाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है, जिसमें देहरादून से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे एक्सप्रेस अब नजीबाबाद में भी रुकेगी। नजीबाबाद में इसका हॉल्ट मंजूर कर लिया गया है, और इसके लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बलूनी ने कहा है कि मेरे लेटर के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ये मंजूरी दे दी गई, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। सांसद अनिल बलूनी ने इस हॉल्ट के लिए
रेल मंत्री को लेटर लिखा था और ये लेटर 2 हफ्ते के बाद स्वीकार कर लिया गया। रेल मंत्रालय की तरफ से नजीबाबाद हॉल्ट को मंजूर कर लिया गया है। उपनल कर्मचारियों को रेगुलर नौकरी देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। जी हां, आदेश का पालन नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई। सैनिक कल्याण विभाग का कहना है कि इस मामले में पुनर्विचार में सुप्रीम कोर्ट में है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक कानूनी परीक्षण किया जा रहा है और सरकार उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अब क्यों कानूनी राय लेने की बात कर रही है, आखिर ये बातें पहले क्यों नहीं देखी गई। वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और विधि आज जो वर्तमान नियमावली है उसमें वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्या बेहतर उनके हित में होगा, विधि की राय लेकर जो बेहतर होगा कर्मचारियों के हित में, प्रदेश के हित में, उसको सरकार करेगी। क्योंकि जो विधिक परीक्षण की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है, क्या उनका जजमेंट है, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय की जो उनका निर्देश है उसका अनुपालन करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। परीक्षण पहले करना चाहिए था, क्या उसमें कमियां हैं, या पुनर्विचार याचिका दायर करने का क्या औचित्य है। देहरादून में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग विभागों में घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कौशल विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण में कई घोटाले हुए हैं, बड़ी बातें कही हैं, जिसमें करीब 1000 करोड़ की बंदरबाट हुई है। इसलिए सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। जिन अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य किया गया, योगी जी की जांच के बाद जो अधिकारी जेल गए और जिन अधिकारियों को योगी जी ने बाहर किया, उसे उत्तराखंड सरकार ने संरक्षण देने का काम करा और उत्तराखंड के जो तमाम जो जांचें हैं वो सही ढंग से नहीं की जा रही हैं। उत्तराखंड के जो तमाम अधिकारी हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और उत्तराखंडियों के साथ छलावा हो रहा है। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देव डोलियों का समागम हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और आध्यात्मिक गुरु ज्ञानानंद इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। ज्ञानानंद आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। देव डोली समागम में प्रदेश के कई देव स्थलों में 250 देव डोलियां समागम में पहुंची हैं और कार्यक्रम में लोक वाद्य यंत्रों और लोक गायन के जरिए कलाकारों ने समा बांधा। विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि देव डोली समागम और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी के युवाओं को उत्तराखंड की लोक संस्कृति के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। इस सुंदर कार्यक्रम में जहां देव डोलियां हमारी 250 पूरे उत्तराखंड से पहुंची हैं, आज उनका यहाँ समागम है। मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और खासकर विश्वविद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। की जो पावन भूमि है उसके कोने कोने से आज देव डोलियों का आगमन शांति कुंज की पावन धरा पर हुआ। हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जो आने वाले 2 वर्ष हैं वो गायत्री परिवार की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। वंदनीय माता जी के अवतरण के अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और ये आपको अंत में